Please subscribe the channel and press bell icon for notification. बजट पेश होने में अब चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में हर सेक्टर से वित्त मंत्री की उम्मीदें हैं। कमोडिटी सेक्टर भी अपनी डिमांड लेके खड़ा है। हमारे खास जो बजट उम्मीदें कमोडिटीज में, आज हम इसी पर करेंगे बात। एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसके अलावा एग्री कमोडिटीज में एडिबल ऑयल की भी बात होगी। जानेंगे तेल तिलहन सेक्टर की वित्त मंत्री से क्या डिमांड है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई, नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड डॉक्टर हनीश कुमार सिन्हा और इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर सिन्हा, पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। और एग्री काफी फोकस में रहा है पिछले 2-3 सालों में, और अब और भी ज्यादा, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से लगातार यहाँ पर जिस तरह का किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, बाजार 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुश यहाँ पर एग्रीकल्चर में इस बजट में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जिस तरह के हालात फिलहाल यहाँ पर हैं, आउटसाइड ऑफ बजट शायद इसको तवज्जो ज्यादा दी जाएगी। आप ओवरऑल इस बजट को एग्री के लिहाज से कैसे मानते हैं? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यहाँ तक एग्री का सवाल, बजट का सवाल है, मेरे हिसाब से एग्री में काफी कुछ और करने को बाकी रह गया है। काफी ज्यादा इंसेंटिव्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, या फिर प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस फार्म रिसर्च जो कि मार्केट ओरिएंटेड हो। इस तरह के इफेक्ट्स देखने को हमें काफी कुछ देखना रहेगा इसमें। इसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम्स चल रही हैं, वो इनपुट सेक्टर में ना के बराबर है। मेरे हिसाब से अगर एग्री इनपुट सेक्टर में अगर इस तरह के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कुछ स्कीम्स अगर लेकर आती है गवर्नमेंट, तो मौजूदा दौर में फार्मर्स को भी काफी मदद मिलेगा। इसके अलावा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी हो जाएगा, तो ये काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा 2-3 और सेक्टर्स है जहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी, जैसे मार्केट ओरिएंटेड एग्री रिसर्च। ये एक अनटैप्ड सेक्शन है, यहाँ पर अगर कुछ फोकस दे, कुछ फंडिंग इंक्रीज फंडिंग दें और फोकस्ड रिसर्च करें, तो यहाँ पे इम्पैक्ट रहेगा। एक जो बहुत सालों से चलता आ रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनमें भी काम करने की जरूरत है। जहाँ तक हमें अंदेशा है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, आजकल हम ट्रेडिशनल व्यू से देख रहे हैं, ट्रेडिशनली हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हमको उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे हमको स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ पर बेनिफिशियल है, कहाँ पर नॉन बेनिफिशियल है। इस तरह का डिस्टिंक्शन करें और मोर फोकस के साथ हम प्रैक्टिकल रिसर्च ओरिएंटेड काम करें, तो हमें इससे ज्यादा रहेगा। इससे गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहिए, हम जो एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से हमारी है कि ये रिसर्च में ज्यादा फोकस करके अब डेवलपमेंट की ओर बढ़े, आगे की ओर। चलिए, जहां तक जीएम क्रॉप्स की बात है, रिसर्च की बात है, यहाँ पर काफी कुछ करने की जरूरत है। और जैसे कि डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर यहाँ पर बात की जाए, इंसेंटिव्स की बात की जाए, एग्रीकल्चर रिसर्च जहां तक है, ये काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अभी भी काफी काम होना बाकी है। और एक्सपेक्टेड है कि शायद इस बार बजट में इन सब मुद्दों पर कुछ यहाँ पर सुनने को मिले। डॉक्टर सुधाकर देसाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ आपको क्या लगता है? ऑफकोर्स एडिबल ऑयल की बात तो हम यहाँ पर करेंगे ही, लेकिन ओवरऑल एज अ सेक्टर एग्रीकल्चर में यहाँ पर किस तरफ ज्यादा सरकार का झुकाव रह सकता है? देखिए, एग्रीकल्चर इज ऑन द फोरफ्रंट टुडे। मूव फ्रॉम प्रोडक्शन ड्रिवन से अभी मार्केट ड्रिवन के तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे सरप्लस और व्हीट और राइस, ये सब क्वालिटी भी इम्प्रूव करके एक्सपोर्ट के लिए हम लोग ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट टुडे द एग्रीकल्चर के सेक्टर के सामने मेजर प्रायोरिटी है कि ऑयल सीड सेक्टर में कैसे अपना सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाए। बेसिकली प्रोडक्शन से मार्केट ड्रिवन यहाँ पर होने की जरूरत है, और सेल्फ सफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी यहाँ पर नजर देनी प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन होगी। ये एक ओवरऑल एग्री सेक्टर की तरफ से हमने देखने को मिल सकता है। डॉक्टर मेहता, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री सेक्टर में? आपको क्या लगता है, एग्री ट्रेड, फाइनेंस, वेयर हाउसिंग की जहां तक बात है, या फिर आपको भी लगता है कि रिसर्च और ज्यादा तवज्जो यहाँ पर मार्केटिंग की तरफ जा सकती है? पहले तो ये बता दूं कि एग्री सेक्टर में जो आपको क्या चाहिए, एक तरफ आपको शुगर, व्हीट, राइस सरप्लस है, दूसरा एडिबल ऑयल, मक्का और सब शॉर्टेज है। तो वो एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि इंडिया को क्या चाहिए और कितना चाहिए। वो बेस पे अपनी पॉलिसी बननी चाहिए।
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे एमएसपी हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि एमएसपी शुड बी यूज एज ए टूल टू एनकरेज और डिस्करेज द क्रॉप। आज एमएसपी के वजह से क्रॉप गेहूं राइस बढ़ ही जा रहा है, तो उसको रोकना जरूरी है। आपको कितना चाहिए, और अगर जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तो दूसरा क्रॉप को पैटर्न मिलेगी नहीं। आज यूएसए में क्या हो रहा है, दे डिसाइड कि कितना एरिया क्रॉप सोया में जाएगा, कितना मेज में जाएगा, बेस्ड ऑन द डिमांड सप्लाई सिचुएशन। और जैसा सुधाकर जी ने भी बोला कि भाई मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। वो अपना यह लेकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास काफी अच्छा है, ऐसा नहीं कि हम पीछे है, मगर जो प्रॉब्लम यही है कि जो एक साइड में हम ज्यादा पैदा कर रहे हैं, दूसरी साइड में कम पैदा हो रहा है। तो वो जरूरी है, चेंज बदलाव वो करना जरूरी है। और सो फार किसान का मामला है, किसान आज कंफर्टेबल है। जो 5 साल 10 साल पहले था, उसी जगह काफी इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है, लास्ट 2-3 साल में तो और भी बनाई है, तो किसान को फायदा काफी मिल रहा है पॉलिसी का। हाँ मैडम। एमजे खान भी हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में पैनल में जुड़े हैं। मिस्टर खान, आपने सुना कि बाकी पैनलिस्ट ने क्या कहा कि काफी सारे मुद्दे यहाँ पर हैं जिनके ऊपर सरकार को अभी भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन जब हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या फिर वेयर हाउसिंग की बात होती है, किसान के लिए इनपुट कॉस्ट की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, इन मुद्दों पर आपको लगता है सरकार की तरफ से कुछ आ सकता है? देखिए, इनपुट में तो बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से नहीं होने जा रहा है, इसलिए कि इनपुट्स को अगर आप देखें तो सीड्स करीब 90% प्राइवेट सेक्टर में है, फर्टिलाइजर 95% प्राइवेट सेक्टर में है, क्रॉप प्रोटेक्शन 100% प्राइवेट सेक्टर में है, फार्म मशीनरी करीब 100% प्राइवेट सेक्टर में है। तो वाटर सिस्टम जो है, कैनाल को छोड़ दीजिए, लेकिन जो वाटर एप्लीकेशन सिस्टम है प्राइवेट सेक्टर में है। इसमें सिर्फ एक जीएसटी का मुद्दा बचता है कि किसी में जीएसटी हाई है, किसी में कम है, तो उस पे एक व्यू भले आ सकता है। बाकी इनपुट सेक्टर में कुछ करने को नहीं है। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, पब्लिक सिस्टम और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक ज्वाइंट कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रमोट करने का एजेंडा इस बार हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में बात हुई थी कि अगर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाना है और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ानी है तो 2 चीजों पे, एक टेक्नोलॉजी और एक मैन पावर, 2 पे बड़ा डिटेल प्रेजेंटेशन था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में मैं भी बैठा था, उसमें केपीएमजी की तरफ से प्रेजेंटेशन था, फिर फिक्की और सीआई ज्वाइंट प्रेजेंटेशंस थे, तो उसमें इस चीज पे जोर दिया गया था। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर का बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये 3 चीजें इन ऑर्डर टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के हिसाब से। डॉक्टर खान, जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भरता के ऊपर के हिसाब से यहाँ पर बजट में काफी कुछ आ सकता है, और जिस तरह से सरकार की तरफ से दलीलें आ रही हैं या स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ये बजट इतने डेकेड्स में सबसे बेहतर होगा, ऐसा बजट नहीं देखने को मिला होगा, तो क्लियरली काफी सभी सेक्टर्स की यहाँ पर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर, स्पेशली विद इलेक्शंस आगे जाकर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, अनसर्टन है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। जैसे आपने कहा, आप काफी सारी मीटिंग्स में भी यहाँ पर एज अ पार्टिसिपेंट यहाँ पर थे, तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और जिस तरह का ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जिस तरह की हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है काफी सारी कमोडिटीज पे, तो क्या काफी कुछ वहां देखने को मिलेगा? मुझे लगता है ट्रेड को बढ़ाने का सबसे बड़ा एजेंडा है, और इसलिए कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। कोविड के पीरियड में अगर आप देखें तो सिंगापुर से कोई 300% 3 महीने में ग्रो कर गया था, और हांगकांग से कोई 1000%। तो क्वेश्चन ये था कि इन दोनों कंट्रीज की कैपेसिटी नहीं इतना एक्सपोर्ट इंडिया को बढ़ाने की। जरूर ये चाइना का मटेरियल जो है वो हाई सी से ही डाइवर्ट हो रहा है यहाँ पर। तो किस तरीके से इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़े, प्रोडक्शन में बढ़े, ताकि एक्सपोर्ट हमारा बढ़े। इनफैक्ट 4 पॉइंट एजेंडा जीओएम की बैठक में डिस्कस हुआ। एक, कैसे ग्लोबल कैपिटल को मोबिलाइज किया जाए इंडिया के फेवर में, जबकि चाइना के लिए एक ओपिनियन थोड़ी सी एडवर्स बन रही है। तो नंबर 1, मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल कैपिटल टू लैंड इन इंडिया। नंबर 2, कि कैसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाए, उस पर क्या क्या करने की जरूरत है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस और आत्मनिर्भर भारत का जो एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में उसको जोड़ने का। इसका मतलब कि कॉम्पिटिटिवनेस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाने के लिए आपको कैपिटल भी अट्रैक्ट करनी है, मैन पावर क्रिएट करना है, ट्रेन करना है, और जहां मटेरियल की बात है उसकी भी एक सोर्सिंग सिस्टम इन प्लेस करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की जरूरत है। और चौथा एरिया ये था कि किस तरीके से हम लोग
इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर सकें। तो इंपोर्ट्स रिड्यूस करने के लिए अगेन जरूरत है अपने वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्शन बढ़ाने का, और एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में दलहनों का जो है ऑयल सीड्स का वो एक सबसे बड़ा एजेंडा बैठता है, जिसमें हम लोग को 70,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। दैट इज द ओनली कमोडिटी जिसमें इतने बड़े पैमाने पे हमारे इंपोर्ट होता है। अदरवाइज अगर आप एग्रीकल्चर ट्रेड देखें तो हम लोग कोई $39 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, मोटा मोटा 40 का मान लीजिए, और $20 बिलियन का ब्रॉडली इंपोर्ट करते हैं। तो वी आर इन सरप्लस, डबल एक्सपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ ऑयल सीड सेक्टर का प्रोडक्शन के लिए हो सकता है कोई बड़ी स्कीम ऑयल सीड के लिए डाली जा सके, खास करके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट। तो एक नोट हमने भी सर्कुलेट किया था कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट के फार्मर जो एजिटेट कर रहे हैं, और गेहूं धान इनकी ईयर आफ्टर ईयर प्रॉब्लम होती है प्रोक्योरमेंट की, तो अगर इसमें ऑयल सीड का प्रोडक्शन इंसेंटिवाइज कर दिया जाए विद एश्योर्ड बाईबैक, तो मुझे लगता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कुछ हद तक फार्मर्स के ग्रीवांसेस एड्रेस हो सकते हैं, और इस एरिया में पर्टिकुलरली प्रमोट करने की जरूरत है ताकि इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हो, फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो कम हो, और इन किसानों की डाइवर्सिटी की वजह से गेहूं धान का लोड सरकार पे न बढ़े ज्यादा। एब्सोल्युटली। एक्चुअली आपने क्योंकि यहाँ पर तिलहन की बात करी है और खाने के तेलों के, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स पैनल पे हैं भी। डॉक्टर मेहता, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है, और जैसे जिन नंबर्स की यहाँ पर मिस्टर खान ने भी बात की कि 70,000 करोड़ का यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हुए नजर आते हैं खाने के तेलों में, क्या टॉप 3 चीजें आपको लगता है कि वित्त मंत्री को यहाँ पर क्लियर कर देनी चाहिए ताकि जो एजेंडा है या जिस बारे में शायद बात भी हो रही है वो यहाँ पर ईजी होता हुआ नजर आए? एक तो पहला, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जो हम 2 साल से चर्चा कर रहे हैं, काफी मीटिंग कर चुके, ड्राफ्ट इज रेडी। अगर लास्ट ईयर को जो रिप्रेजेंट करना था अब तक रिलीज नहीं हुआ है, तो वो एक जरूरी है कि बजट में उसको अनाउंस कर दे, और साथ में उसको 4,000 से 5,000 करोड़ का फंड देने की जरूरत है। खाली अनाउंसमेंट से नहीं चलेगा। सफेद 3 या 5 साल तक हर साल 5,000 करोड़ रुपए आप देंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। आज हम कम से कम 30,000 करोड़ रुपए इंपोर्ट ड्यूटी से आ रहा है, तो क्या हम 5,000 करोड़ नहीं दे सकते क्या? और या तो आप चाहते हैं तो एक 2,000 या 3,000 रुपया पर टन एक लेवी लगा दीजिए इंपोर्ट पे, तो भी आपका 4,000-5,000 करोड़ का एडिशनल फंड मिल जाएगा। So that was the one priority we have in mind. Second priority is the shifting of area. आज जो पहले भी जैसे मैं बताया, पंजाब हरियाणा गेहूं और चावल ही पैदा कर रहे हैं, क्यों नहीं हम थोड़ा 20-25% एरिया उसको डाइवर्ट करें? पर मगर किसान क्यों डाइवर्ट करेगा? अनलेस उनको इंसेंटिव मिले, वो देखेगा कि मेरे पर हेक्टर की क्या इनकम है। अगर मैं गेहूं पैदा करता हूँ तो सबको 40,000 रुपये पर हेक्टर मिल रहा है, और अगर मस्टर्ड पैदा करें तो 30,000 रुपये मिल रहा है, तो आप गैप जो है 10,000 रुपये गैप पूरा कर दीजिए एज ए स्पेशल इंसेंटिव। आई एम श्योर कि 2 या 3 साल आप इंसेंटिव देंगे तो पंजाब और हरियाणा किसान इतना मेहनतू है, ऑटोमेटिक वो स्विच ओवर हो जाएगा। तो जरूरी है कि भाई उनको कन्विंस करके किसान को कब गेहूं से मस्टर्ड या तो राइस से मक्का या सनफ्लावर में आप चाहिए, तो एक प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। तो तीसरा अगर आप बात करें तो एक जो गेम चेंजर है इज ऑयल पाम प्लांटेशन इन इंडिया। आज कम से कम 19 लाख हेक्टर आइडेंटिफाइड हुई है कि सुटेबल ऑयल पाम के लिए है, और कितना हुआ है 30 साल के बाद 3 लाख हेक्टर में ऑयल पाम का हुआ है, और क्या प्रोडक्शन है 2,80,000 टन का सीपीओ का प्रोडक्शन लोकल हो रहा है। 1 हेक्टर आपको 4 टन पाम ऑयल दे सकता है। क्यों हम टारगेट लेके नहीं चले कि अगले 10 साल में 3 लाख से 10 लाख टन 10 लाख हेक्टर पहुंचना है? अगर हम 10 लाख हेक्टर पे पहुंचे 50% पोटेंशियल, हो सकता है कि 30 से 40 लाख टन तेल पैदा हो जाए। तो आपका कितना आत्मनिर्भरता की हम जब बात कर रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा, वो एक जरूरी है। और उसके लिए एक 2-3 चीज और भी है। आज भी ऑयल पाम इज नॉट डिक्लेयर्ड प्लांटेशन क्रॉप, मतलब जो टी, रबर, कॉफी प्लांटेशन क्रॉप है, इसके वजह से इंडस्ट्री कैन इन्वेस्ट इन दैट एरिया। आज इंडस्ट्री उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है जी। दूसरा, 19 लाख जो हेक्टर आइडेंटिफाई किए गवर्नमेंट ने, उसको लैंड सेल एक्ट से हटा दीजिए, एग्जेम्प्ट कर दीजिए, ताकि लोग उसमें लैंड ले सके। ऐसे छोटे छोटे 3-4 और उसका, और तीसरा वजह है कि भाई जो यहाँ FFB आता है तो उसका लिंक कर देते हैं भाव पाम ऑयल के इंटरेस्ट रेट से। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। तो वो एक देख लीजिए कि किसान को सही दाम मिल रहा है FFB का, तो किसान ऑयल पाम की तरफ आएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मर भी आएगा, लीज एग्रीमेंट करके भी आएगा।
तो जरूरी है कि ऑयल पाम, ये 3 चीज मेन मेरे ध्यान है। अब बाकी तो काफी चीजें हैं जी हाँ, जो मिस्टर इसमें डॉक्टर मेहता, आप हमें ऑफ कोर्स बताते भी रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वो चीज है कि खाली अनाउंस मत करिए, फंड्स यहाँ पर एलोकेट कीजिए और एक्चुअल डिसबर्समेंट भी यहाँ पे करिए, ताकि जो काफी सारे स्कीम्स हैं वो यहाँ पर ऑन ग्राउंड यहाँ पर इंप्लीमेंट हो सके। लेकिन समय है एक ब्रेक का, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर एक्चुअल सेक्टर्स की, और ये भी जानेंगे कि वित्त मंत्री इस बार यहाँ पर क्या ला सकती हैं। आपका स्वागत है। बात यहाँ पर हो रही है आत्मनिर्भर बजट की, और एग्री सेक्टर को यहाँ पर क्या कुछ उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से। डॉक्टर सिन्हा, दो एक चीजें और जिसका जिक्र हम यहाँ पर देखते हैं वो है वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट्स को लेकर जो डबलिंग करने की भी बात चल रही है, उसकी भी बातचीत या उसका भी जिक्र हम यहाँ पर पिछले 2 बजट से देखते हुए आए हैं। एज ऑफ नाउ इसके ऊपर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, और क्या यहाँ पर कुछ सुनने को मिल सकता है? देखिए, एज ऑफ नाउ अगर करेंगे फार्मर्स डबलिंग ऑफ इनकम की जहाँ तक बात चल रही है, अभी अगर ओवरऑल स्टेटस की हम बात करेंगे तो जो हम 22% इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑन अ ग्रॉस लेवल 3 to 6% का ही काम हो पाया है। और जब तक हम आगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उनको डेवलपमेंट्स और आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे और फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट उस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग का नहीं दे पाएंगे, तब तक फार्मर का इनकम जो डबल करने की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा बहुत दूर का टारगेट लग सकता है। मैंने अभी 2022 तक तो अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा जो करंट मेजर्स चल रहे हैं। इसके लिए हमें क्या होगा, फार्मर को डायरेक्टली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लिंक करना पड़ेगा हमको, और ताकि फार्मर्स और इंडस्ट्री के बीच में मिडिल मैन का जो गैप है बेसिकली वो थोड़ा सा ब्रिज आउट हो जाए, तो और बेटर प्राइस उनको प्रोड्यूस के लिए मिलेगा। इसके अलावा फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की जहाँ तक बात है, वो फार्मर्स को अगर उस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रोवाइड की जाए तो वहाँ पर भी वो थोड़ा सा काम कर सकते हैं आगे की ओर। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे उनकी वैल्यू एडिशन हर स्टेप से बढ़ेगी और फार्मर का पार्टिसिपेशन जो है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन उनका इंक्रीज होगा बेसिकली वैल्यू चेन में, वैसे वैसे ही उनका इनकम बढ़ाने का किया जाता है। सिर्फ प्रोडक्शन करके और चाहेंगे कि हम पूरा का पूरा फार्मर का इनकम डबल कर दे तो वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम लगती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि मार्केटिंग जहां तक हम नहीं करेंगे, प्रोडक्शन से हटेंगे नहीं, तब तक कि ऑफ कोर्स सारे के सारे जो स्कीम्स हैं या जो पॉइंट्स हैं ये आधे अधूरे यहाँ पर रह जाएंगे। मिस्टर देसाई, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स हमने एडिबल ऑयल की बात तो यहाँ पर डॉक्टर मेहता से की ही है, लेकिन एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर अब यहाँ पर क्या उम्मीद है? हमने जीएसटी की यहाँ पर बात करी, हमने यहाँ पर प्राइवेट पार्टनरशिप की, इन्वेस्टमेंट की भी यहाँ पर बात करी है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वित्त मंत्री एक्चुअल में यहाँ पर दे पाएंगी? देखिए, इधर स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज ऑयल एंड ऑयल सीड सेक्टर में बहुत ज़्यादा है और अच्छा भी है। पहली चीज़ तो ये देखना है कि स्टेबिलिटी होना चाहिए। कभी ये ड्यूटी स्पेकुलेशन, ड्यूटी इज़ वेरी ओवररेटेड थिंग। वी हैव टू एड्रेस बेसिकली नॉट 3-4,000 करोड़ बट टुवर्ड्स आत्मनिर्भर एक्चुअली हमको चाहिए करीब 30-35 हज़ार करोड़, जो हमने इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेजेंटेशन भी किया है इस मामले पे। क्योंकि ये 10 साल तक, पिछले 10-15 साल में स्टैग्नेंट क्यों है वो समझने के लिए अपने को स्टेट वाइज ऑयल वाइज स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और उसमें ग्राउंडनट ऑयल जो हाई ऑयल सीड ऑयल बेरिंग मटेरियल है, मस्टर्ड, राइस ब्रान ऑयल एंड पाम जैसा बोला गया है, तो उसमें अपने को यील्ड्स, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 पॉइंट्स लेके काफी स्कोप है। एंड एक्चुअली जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूटेबल ऑयल्स नहीं है, जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, राइस ब्रान ऑयल है, इसको हम लोग एक्चुअली वी कैन प्रोड्यूस फॉर द वर्ल्ड, तो उसमें एक्सपोर्ट्स का इंसेंटिव बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म में देखते हुए। एंड देयर आर कपल ऑफ अदर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। नंबर 1, ये ड्यूटी कभी नी जर्क रिएक्शन, कभी तेजी हुआ, मंदी हुआ, ड्यूटी बढ़ाओ, ड्यूटी घटाओ, ऐसा नहीं चलेगा। We have suggested a duty slab system. इसपे क्या ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी के कारण इसमें इंडस्ट्री विल बी एबल टू इन्वेस्ट। एक्चुअली नॉट मनी, मच मनी हैज गॉन इन ब्रांडिंग एंड प्रोडक्शन एंड कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी इन दिस सेक्टर। वो अट्रैक्ट करने के लिए स्टेबल ड्यूटी पॉलिसी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट और स्लैब सिस्टम हो, जो इंटरनेशनल के मार्केट के हिसाब से मूवमेंट उसका हो। जी हाँ, तो काफी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जो आपने यहाँ पर बताए हैं वो ये कि स्टेट वाइज स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव होना चाहिए और ड्यूटी का यहाँ पर स्लैब फिक्स कर दिया जाए। क्लियरली यहाँ पर काफी लंबी लिस्ट है सेक्टर वाइज, स्टेट वाइज के हिसाब से एंड ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिहाज से भी, जिसको वित्त मंत्री यहाँ पर देख सकती हैं। काफी सारी बातें ऑफकोर्स सरकार में एग्रीकल्चर को लेकर चल रही हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी भी यहाँ पर बाकी है जिसको मिनिस्ट्री यहाँ पर बजट के हिसाब से इसको तय कर सकती है और इंप्रूव भी कर सकती है।
लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही समय है। अपने सभी गेस्ट से यहाँ पर विदा लेने का समय है। आप बने रहिए। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.